हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 19 सितंबर का करंट अफेयर। चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। और इसका थीम क्या था? इसका जो थीम है वो कचरा बिन में रखना चाहिए कोई भी कचरा, ना कि समुद्र में। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम चीज़ क्या करते हैं कि जो भी कचरा होता है उसको समुद्र में फेंक देते हैं। तो उसको उससे समुद्र को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए हम लोग जो तट है, समुद्र तट, उसको बचाने के लिए तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो इसका थीम क्या रखा गया है? कचरा बिन में रखे, न कि समुद्र में। कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। ओशियन में नहीं रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आज का। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया है। तो ये खोला गया है आपको कोहिमा में। ठीक है, ये जो नागालैंड का कोहिमा है उसके जो अगर बात करें नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड का ये पहला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नागालैंड के लिए कोहिमा, जहाँ पे कोहिमा में खोला गया है, उसके लिए पहला, और भारत का 61वां। ठीक है, कोहिमा के लिए पहला, या नागालैंड के लिए पहला, और भारत के लिए 61वां जो सॉफ्टवेयर है टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये खोला गया है, STPI। ये केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोहिमा में। जो कोहिमा में है उसमें STPI केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में जितने भी भावी पीढ़ियां हैं उनको अवसर प्रदान करने के लिए, वो पूर्वोत्तर एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, ये मोदी के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा, उनके दृष्टिकोण की पूर्ति के लिए इसको किया गया है। तो जो MOS है उसने प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में वास्तविक परिवर्तन करने की आवश्यकता का आग्रह किया था। तो उन्होंने कहा है कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार को युवाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संस्थानों का एक इंटरकनेक्शन बनाना जरूरी है और इसी दिशा में काम करना चाहिए। तो ये हो गया कोहिमा के बारे में। कोहिमा कहाँ पे है? कोहिमा नागालैंड में है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो नागालैंड है उसके CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो उनके जो CM है वो है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो जो है वहाँ के CM है, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री है। और नागालैंड के राज्यपाल जो है वो कौन है? वो है RN रवि। RN रवि नागालैंड का राज्यपाल है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमको याद रखना है सबसे पहला कि ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है, सूर्य किरण किसके किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में ये जो अभ्यास है वो सूर्य किरण। और ये कौन सा संस्करण है? ये 15वां संस्करण है, ये किया जाएगा। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। पिथौरागढ़ कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जो है वो उत्तराखंड में है। तो 20 सितंबर को ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो पिछला संस्करण है जो कि 2019 में हुआ था, वो कहाँ पे किया गया था? वो नेपाल में किया गया था। ठीक है, पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में किया गया था। और 2020 का जो संस्करण है वो कोविड-19 महामारी के कारण इसको बंद कर दिया गया था। तो जो भारतीय सेना और नेपाली सेना है, इन दोनों के बीच में उग्रवाद विरोधी अभियानों के अपने अनुभव को साझा करने के लिए, और जितने भी पहाड़ी इलाका है उनमें एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, जितना भी रणनीति है, फिर तकनीक है, आतंकवाद विरोधी वातावरण है, उसमें एक दूसरे को परिचित कराने के लिए अभ्यास किया जाएगा। तो ये जो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण द्विपक्षीय संबंध है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं दोनों, और दोनों दोस्तों के बीच में पारंपरिक दोस्ती को और मजबूत करने में ये इसके द्वारा एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, और दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं और आगे। चलिए हम लोग देखते हैं नया। तो कौन सी ऐसी है जिन्होंने अपनी नई किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन करेंगी? तो इसमें से
कौन है जो अपनी किताब जो है नए किताब उन्होंने किया है उसका विमोचन करना चाह रही हैं वो। तो बुक का क्या नाम है, वो है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। इसका विमोचन जो करेंगी उनका नाम है झुम्पा लाहिड़ी। तो इनको पुलित्जर पुरस्कार जो है मिल चुका है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता जो प्रख्यात कथा है लेखिका है ये झुम्पा लाहिड़ी जो है अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन करेंगी, जो कि एक अनुवादक के रूप में उनके काम को उजागर करेगी। नई किताब को 2022 के जो वसंत है उसमें प्रकाशित करने की योजना बनाई है इन्होंने। और ये क्या है, ये एक निबंधों का एक संग्रह होगा जो अनुवाद के अर्थ, अपने स्वयं के लेखन का अनुवाद और सभी भाषाओं के लेखन पर लाहिड़ी के अनुभवों को दर्शाता है। जो पुस्तक का प्रकाशन है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यानी प्रिंसटन जो हो जाएगा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, उसके द्वारा ये किया जाएगा। पुस्तक का प्रकाशन उसके द्वारा किया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSIC जो है उसने किसे अपना CMD नियुक्त किया गया? तो NSIC ने अपना नया CMD चुना है, वो कौन है? तो उनका नाम है अलका नांगिया अरोड़ा। फिगर में देख सकते हैं जो अलका नांगिया अरोड़ा है, इनको क्या किया गया है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जिसको बोलते हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD। CMD का फुल फॉर्म क्या होता है? चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो अलका नागिया अरोड़ा है, इनको जो हम लोग बोलते हैं NSIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है इनका जो है अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कब? तो ये 14 सितंबर को इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें NSIC के बारे में, तो ये इसका जो स्थापना है 1955 में हुआ था। इसका स्थापना 1955 में एक मिनी रत्न कंपनी है ये, और इसमें जो है भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत ये आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विश्व बांस दिवस है, यहाँ पे हल्का सा मिसप्रिंट हो गया है, देखेंगे एक्चुअली ये दिवस पूरा होता और कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व बांस दिवस है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जितने भी रोजमर्रा के उत्पाद हैं उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को ये बांस दिवस मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड बम्बू डे बोलते हैं, वर्ल्ड बम्बू डे। ठीक है, WBD। तो मुख्य रूप से जो पूर्व और दक्षिणी पूर्व एशिया है उनमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। बांस जो है पोएसी परिवार की एक लंबी पेड़ जैसी घास है। इसमें 115 से अधिक जेनेरा होते हैं और 1400 प्रजातियां इसमें शामिल हैं। तो WBD 2021 के जो ये पूछा जाएगा कौन सा संस्करण है इसका 12वां संस्करण है। ठीक है, ये 12वां संस्करण है और इसका थीम क्या था? इसका थीम था बैम्बू प्लांट। और ये जो बैम्बू प्लांट है इसका थीम था बैम्बू प्लांट, और इसका मतलब कि यह समय बैम्बू प्लांट लगाना है। इस अभी का जो समय है उसका क्या समय है? बम्बू प्लांट लगाने का समय है। तो ये जो विश्व बांस संगठन है ये 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में आयोजित किया गया था, और ये 8वीं विश्व बांस दिवस जो है कांग्रेस में घोषित किया था। और जो WBO है उसका उद्देश्य बांस की क्षमता को और अधिक विस्तार देना, दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना और सामुदायिक आर्थिक विकास आदि के लिए स्थानीय स्तर पर पारंपरिक उपयोगों को बढ़ावा देना है। तो ये जो विश्व बांस दिवस है, विश्व बांस दिवस का संगठन जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है अंतवर्प में है। अंतवर्प ये कहाँ पे है? ये बेल्जियम में है। बेल्जियम में अंतवर्प है। और विश्व बांस संगठन की स्थापना कब हुई थी? वो 2005 में हुई थी। और विश्व बांस संगठन के जो कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम है सुजेन लुकास इनके कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया 18 सितंबर को। 18 सितंबर को समान वेतन दिवस ये जो है इस दिन 2020 इसका संस्करण वर्ष जो है 2020 कर दिया गया है।
और इस दिन का उद्देश्य क्या है कि जितने भी सामान्य मूल्य के काम है उनके लिए समान वेतन प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ दीवारों को तोड़ना है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 15 नवंबर 2019 को 18 सितंबर को ये शुरू किया गया था, मनाने को इसको माना गया था। और प्रस्ताव को कुल 105 देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था और साथ ही श्रमिकों और नियोक्ताओं के संगठनों, व्यवसायों इनको योगदान देने के लिए मान्यता दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस कब मनाया था। आप फिगर में देख सकते हैं लाल पंडा है, तो इसके लिए भी एक दिवस घोषित किया गया है, वो भी सेम डे है, वो है 18 सितंबर। ठीक है, 18 सितंबर को लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। तो ये जो लाल पांडा है, ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो लाल पांडा को संरक्षण प्रदान करने के लिए और लोगों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए और समर्थन देने के लिए हर साल ये तीसरा शनिवार, हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। इसको IRPD भी बोलते हैं, इंटरनेशनल रेड पांडा डे। और 2021 में ये 18 सितंबर को मनाया जा रहा है। रेड पांडा जो नेटवर्क है उसके द्वारा 2010 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। 2010 में जो है इसका शुरुआत किया गया था और पहली बार जब मनाया गया था वो 18 सितंबर 2010 को ये मनाया गया था। अगर हम लोग ये लाल पांडा के बारे में जानना चाहिए, लाल पांडा क्या है, तो लाल पांडा की दो अलग अलग प्रजातियां होती है। एक अलुरस फल्जेन होता है और जिसको हम लोग इंग्लिश में अलुरस फंगेलेंस भी बोलते हैं। ये आमतौर पर हिमालयन जो रेड पांडा है और आलूरस फल्जेन स्टाइनी जो है इनके रूप में जाना जाता है, जिन्हें आमतौर पर चीनी लाल पांडा के रूप में भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में या फिर दक्षिणी पश्चिमी चीन में भी पाए जाते हैं। इनका जो आनुवांशिक रूप है उससे ये लाल पांडा कार्निवोरा के क्रम के हैं, लेकिन ज़्यादातर बांस के अंकुर, मशरूम ये सब आदि खाते हैं ये, और पक्षी, अंडे और कीड़े भी खाते हैं ये। तो ये लाल पांडा जो है इसकी औसत उम्र कितनी होती है, औसत उम्र 23 वर्ष होती है इसकी। और जो मादा पांडा है वो 12 साल की उम्र के बाद प्रजनन करना बंद कर देती है। तो ये जो रेड पांडा नेटवर्क है उसके लिए एक संस्थापक उनका संस्थापक कौन है, तो उनका संस्थापक ब्रायन विलियम्स हैं, ब्रायन विलियम्स। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो यूजिन जो ओरेगन में है, यूजिन में वहाँ बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो SCO है, जो संघाई बोला जाता है, उसकी 21वीं बैठक का वर्चुअल संबोधन भारत के तरफ से किसने किया। तो ये जाहिर सी बात है हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इसका वर्चुअल अपने भारत की तरफ से बैठक किया है, लेकिन इसका जो है अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो तजाकिस्तान ने किया है, तजाकिस्तान ने। और उसके कौन है राष्ट्रपति, तो एमोमली रहमान जो है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने ही SCO की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की है। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, तो जो नरेंद्र मोदी है इन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से इसमें भाग लिया था। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन कर रहे थे, वो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जो है वो कर रहे थे। पार्टिसिपेट जो है वो मोदी भी किए थे, लेकिन इसका जो भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो हमारे जयशंकर जो है विदेश मंत्री जो है वो कर रहे थे। और PM मोदी ने अफगानिस्तान में मौजूद जो अभी हाल में व्यवस्था के संबंध में वैश्विक विचार विमर्श ये सब संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के बारे में समर्थन कर रहे थे, बता रहे थे वहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस है, जो हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके थे हेडिंग में। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस ये कब मनाया गया, ये 18 सितंबर को मनाया गया है। और इसका जो ये हर बार 3rd सैटरडे को मनाया जाता है, 3rd सैटरडे को। और इसका जो थीम है वो क्या था, कचरा बिन में रखें ना कि समुद्र में रखें। इससे क्या होगा कि समुद्र का जो पानी है वो बच जाएगा और पॉल्यूशन जो वाटर पॉल्यूशन है उससे भी हम लोग बचे रहेंगे और वाटर जो है वेस्ट नहीं होगा। तो ये पहली बार जो स्टार्ट किया गया था वो 1986 में इसको शुरू किया गया था, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनेस डे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये देखिए, ये फुटबॉलर है, तो ये कौन, इनका नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये फुटबॉलर है। तो ये भारत के फुटबॉलर हैं, इंडिया के हैं। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है भवानी रॉय।
जो भवानी रॉय है ये मोहन बागान के कप्तान रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है। वह 1966 में बगान में शामिल हुए थे। 1966 में जो मोहन बगान में शामिल हुए थे और 1972 तक क्लब के लिए खेले थे। उन्होंने 1969 में यानी 1969 में मर्डेका कप जो है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 3 मैच खेले थे। भवानी रॉय जो है उन्होंने मोहन बगान को 1968, 70, 71 और 72 यानी 1968, 1970, 1971, 1972 इसमें संयुक्त विजेता में रोवर्स कप जीतने में मदद की थी और 68-71 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल की टीम में भी हिस्सा ये थे। चलिए, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।